start a series of Indo-Pak history of the subcontinent, and we will discuss the causes of War of Independence 1857. This topic is considered one of the most important events in the history of Indo-Pak subcontinent during the 19th century. So let's start the topic. इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को मुस्लिम्स या हिंदूज जो हैं उसको ग्रेट रिवोल्ट या रिबिलियन का नाम देते थे, जबकि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश जो है इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडियन म्यूटनी का नाम देते थे। क्लियर? ओके, तो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को पढ़ेंगे। क्लियर? जिसमें हमने देखा कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एज अ ट्रेडिंग बॉडी इंटर हुई और अप टू 1757 उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर दिया कि वो एक ट्रेडिंग बॉडी से, एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल बॉडी बन गई आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। क्लियर? सो यूं इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल स्टार्ट हो गई और स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रिटिश को इंडिया कंट्रोल करने में तकरीबन 200 इयर्स लगे। ओके, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल स्टार्ट हो गई तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए कि इनसे ना सिर्फ जो इंडिया के प्रिंसली स्टेट के रूलर्स परेशान थे, ना सिर्फ इंडियन सोल्जर्स, ज़मींदार, पीजेंट्स हुए या ट्रेडर्स हुए या आर्टिसंस हुए या पंडित और मौलवी हुए, तो ये सब के सब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिसीज़ थे उनसे एडवर्सली अफेक्टेड थे। तो इस वजह से भी ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाक़या हुई। क्लियर? ओके, इस टॉपिक में हम आज इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कवर करेंगे। इनकी कोई एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इनके बहुत सारे वजूहात थे जो कि हम कवर करेंगे रिलीजियस हवाले से, सोशली, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लैंग्वेज और इमीडिएट काज हम इसकी देखेंगे कि वो कौन सी काज थी जिसकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपन हुई। क्लियर? तो चले अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं तमाम कॉजेस को वन बाय वन, जिसमें फर्स्ट है रिलीजियस काज। ओके, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और हम अपना लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करें जिसमें हमने चार्टर एक्ट 1813 को डिस्कस किया हुआ था और हमने ये पढ़ा था कि उस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया इंडिया में कि वो वहाँ पे आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और प्रीचिंग कर सकते हैं। तो इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ की इंडिया में आने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने एंटी रिलीजियस एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा ये मिशनरीज़ जो हैं ये उनके रिलीजियस कस्टम्स में भी इंटरफेरेंस करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट वजह क्या थी कि वो उनके जो मुल्लास थे या जो पंडित्स थे उनकी एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दिया। कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने एक न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन को प्रमोट कर दिया। मींस दैट कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया जो कि बेस्ड थी किस पे? इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो ये था रिलीजियस कॉज। नेक्स्ट कॉज है सोशल कॉज। सोशल कॉज में अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने इंडिया की जो सती प्रैक्टिस थी उनको एबॉलिश कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो विडो रीमैरिज थी उन पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा उनकी जो कास्ट सिस्टम थी या उनके रास्ते में जो रुकावटें बन रही थी वो ख़त्म कर दी। वो कैसे? थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे का कास्ट सिस्टम से क्या ताल्लुक है?
वो ये है कि इंडियन पीपल का ये बिलीफ था कि अगर हम सी को क्रॉस करें तो वो उनके लिए ऐसा था जैसे अपने कास्ट को खो देना। तो ये बात उनके लिए अच्छी नहीं थी और ब्रिटिश ने सोशली जो है ये काम जो है कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन पीपल में डिसकॉन्टेंटमेंट पैदा हुई। नेक्स्ट कॉज है मिलिट्री। ओके, मिलिट्री हवाले से अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका जो बिहेवियर था वो इंडियन सोल्जर्स के साथ ठीक नहीं था। वो क्रूअल ट्रीट करते थे इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, उन्होंने एंटी रिलीजियस रूल्स बनाए हुए थे। वो कैसे? वो इस तरह के उन्होंने पाबंदी लगा दी थी सोल्जर्स पर कि आप सेक्टेरियन मार्क्स जो है अपनी फॉरहेड्स पर नहीं लगाएंगे, आप टर्बन्स जो है वो नहीं पहनेंगे। इसके अलावा जो ये भी कहा कि आप मोस्टेचेस या बियर्ड जो है वो नहीं रखेंगे। तो ये रूल्स जो है उन्होंने मिलिट्री हवाले से इम्प्लीमेंट कर दी उन सोल्जर्स पर, जो कि एक डिसकॉन्टेंटमेंट की तरफ जा रही थी। इसके अलावा लॉर्ड कनिंग ने एक एक्ट पास किया और वो था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके मुताबिक उनको कहा जाता था कि आपको अगर ऑर्डर मिले कहीं पर भी जाने की तो वो सोल्जर्स वहाँ पे जा सकते थे। तो ये भी उनके लिए एक डिसकॉन्टेंटमेंट की बात थी। जिस तरह मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि उनके रिलीजियस बिलीफ में ये नहीं था कि वो सी को क्रॉस कर ले। तो ये था मिलिट्री कॉज। नेक्स्ट कॉज है पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। उस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के मुताबिक ये कहा जाने लगा कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट का रूलर मर जाए और उनका कोई अपना नेचुरल हायर नहीं होगा, यानी कि अपना सगा बेटा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी जायदाद को एनेक्स कर लेंगी। तो यूँ इस पॉलिसी की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लिए थे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी पॉलिटिकली इंडियन पीपल को डिसकॉन्टेंट करने में। नेक्स्ट रीज़न है कि रिफ्यूज़ल टू कंटिन्यू द पेंशन ऑफ नाना साहेब। थर्ड रीज़न है एनेक्सेशन ऑफ ओथ। ये एनेक्सेशन ऑफ ओथ जो थी ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी थी, क्योंकि ये जो एनेक्सेशन थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत एक नाजायज़ तरीके से उन्होंने ओथ को एनेक्स किया था, जिसकी वजह से जो बहुत सारे स्पॉइस थे, जो सोल्जर्स थे, उनके फीलिंग्स हर्ट हुए थे। तो ये तमाम रीजंस थे पॉलिटिकली पीपल को डिसकॉन्टेंट करने में। क्लियर? नेक्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि उन्होंने लैंड्स पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे कि जो पीजेंट्स होते थे वो उनको अदा नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो लैंड उनके हाथों से चली जाती थी और वो लैंडलेस हो जाते थे। कौन? पीजेंट्स। नेक्स्ट रीज़न क्या था? नेक्स्ट ये था कि जो आर्टिसंस होते थे वो जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे तो उनको मार्केट से बहुत अच्छे पैसे उनसे मिलते थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश क्या करते थे, वो अपना ही माल मार्केट में लाते थे और उनको सस्ते दामों फरोख्त करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आर्टिसंस के हैंडीक्राफ्ट से उनकी डिमांड कम होने लगी और वो मजबूर होने लगे कि वो अपने लिए एक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट को तलाश कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश ने क्या किया कि जो गुड्स थे उन पर बहुत ज़्यादा लो टैरिफ्स होते थे,
जबकि जो इंडियन के गुड्स होते थे उन पर बहुत हाई टैरिफ्स लगाए जाते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया से कॉटन और सिल्क एक्सपोर्ट होती थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी जो एक्सपोर्ट थी वो ख़त्म होने लगी, क्योंकि उन पर जो टैक्सेस लगवाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा हाई होते थे। तो इस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये थे इकोनॉमिक कॉजेज़। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक कॉज। लिंग्विस्टिक कॉज में क्या था कि बिफोर 1857 क्या इंडिया की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। Persian was the language of court and administration as well as the civilized and ethical people. Clear? लेकिन जब क्या हुआ कि जब लॉर्ड मैकॉले लॉ मेंबर के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए तो उन्होंने एक ऑर्डर डिक्लेयर किया, एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक 1835 में ये डिक्लेयर हुआ कि पर्शियन को रिप्लेस करके क्या बना दिया जाए, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। ओके, तो वो तमाम काजेज़ हमने डिस्कस कर लिए, चाहे वो रिलीजियस थे, मिलिट्री थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे या लिंग्विस्टिक थे, तमाम के तमाम को हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कौन सी इमीडिएट काज थी जिसकी वजह से ये म्यूटनी या ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। तो इसकी वजह ये थी कि फरवरी 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने एक किस्म की राइफ़ल इंट्रोड्यूस की जिसका नेम था पैटर्न 1853 इनफील्ड, उसका नेम था। इस इनफील्ड राइफ़ल में एक किस्म की बुलेट्स यूज़ होते थे जिसको कैट्रिज कहा जाता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैट्रिज। ठीक है, कैट्रिज कहा जाता है। तो क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे उनमें ये अफवाह फैल गई कि ये जो कैट्रिज है इसके ऊपर एक किस्म की चर्बी मली हुई है। ये चर्बी या तो पिग के गोश्त की है या काव के गोश्त की है। तो अब ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि पिग जो है वो इस्लाम में हराम समझा जाता है, जबकि दूसरी तरफ हिंदूज जो है वो काव को एज अ मदर कंसिडर करते हैं, तो ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो यूँ क्या हुआ, उन्होंने इस राइफ़ल को यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ इस वजह से किया क्योंकि जब ये बुलेट इस राइफ़ल में लोड होते थे तो इसको लोड करने से पहले इसको मुंह से नोचा जाता था, ओपन किया जाता था इस वाली जगह को, तभी इसको क्या किया जाता था, इसको राइफ़ल में लोड किया जाता था और फिर यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये बात जो थी, ये जो स्पॉइस थी या जो सोल्जर्स थे उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी और उन्होंने इनकार कर दिया। और यूँ क्या हुआ कि उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दी, अपराइजिंग स्टार्ट कर दी और इस तरह ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई। सो ये था काजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हमने डिटेल के साथ कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसके तमाम इवेंट्स को हम कवर करेंगे और इसके इम्पैक्ट्स को भी हम देखेंगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.